सो फ्रेंड्स, ये वीडियो होने वाली है द अल्टीमेट पीसी बिल्डिंग गाइड फॉर बिगिनर्स। अगर आप पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आपको एक डिटेल्ड गाइड मिले इन व्हाट कंपोनेंट्स टू चूज़ और कौन से कंपोनेंट्स आपको पहले चूज़ करने चाहिए, कौन से कंपोनेंट्स को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, सो आई थिंक कि ये एक अच्छी गाइड होने वाली है डिटेल्ड। इसमें हम बात करेंगे कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, कौन सी गलतियाँ जो है अक्सर बिगिनर्स करते हैं, कौन से कंपोनेंट्स को वो इग्नोर करते हैं। और अगर आपका एक बजट है, ठीक है, तो आप उस बजट में कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको आप प्रायोरिटी दे सकते हो, तो एक हम एज ए लिस्ट लेके चलेंगे। सो ये डिटेल वीडियो होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी और नॉलेजेबल लगेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट कंपोनेंट पे, जो कि नंबर 1 है हमारी लिस्ट में, PSU, पावर सप्लाई। ये वो कंपोनेंट होता है जो आपकी दूसरे कंपोनेंट्स को पावर देता है। जो आपका AC करंट होता है वो DC में कन्वर्ट करके छोटे छोटे जगह पर यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है। मदरबोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको पावर पहुंचाने का ये काम करता है। और पावर सर्जेस, शॉर्ट सर्किट ये प्रोटेक्ट करता है। सो हमारे नंबर 1 कंपोनेंट है ये। आप देख सकते हो इस तरीके का जो है पावर सप्लाई दिखता है। अब एक अच्छा पावर सप्लाई हमें क्यों खरीदना चाहिए? तो नंबर 1, इट प्रोटेक्ट्स योर कंपोनेंट्स। आपके कंपोनेंट की रक्षा करता है। एक चीप और लो क्वालिटी PSU अगर आप लेते हो सस्ता और तो वो क्या करेगा कि अनस्टेबल वोल्टेज, पावर स्पाइक्स आपके CPU GPU तक पहुंचा सकता है, किल या डिग्रेड कर सकता है आपके जो भी एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं, और रैंडम शटडाउन्स कर सकता है, डाटा करप्शन, शॉर्ट सर्किट्स कर सकता है। वहीं पे एक अच्छा जो PSU होता है वो प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेशन देगा, सर्ज प्रोटेक्शन देगा, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देगा, जिससे आपके पार्ट्स सेफ रहेंगे। सेकंड पे आता है सिस्टम स्टेबिलिटी। अ पुअर PSU कैन कॉज PC क्रैशेस ड्यूरिंग गेमिंग और हैवी लोड। PC क्रैशेस, PC चलते चलते अचानक से बंद हो गया, बूट फेलियर है, फिर रैंडम स्टार्ट रीस्टार्ट, PC बूट ही नहीं हो रहा है, या फिर रैंडम रीस्टार्ट्स हो रहे हैं, कभी भी रीस्टार्ट हो रहा है, अपने मन से बंद हो जा रहा है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रही है। ये सब स्टेबिलिटी नहीं होती है एक पुअर PSU में। एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल बिल। तो एक अच्छा PSU जो होता है वो 80+ सर्टिफाइड होता है, जैसे आप देख सकते हो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो लेस पावर वो वेस्ट करता है एज हीट, और इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करता है इन द लॉन्ग रन, और ठंडा भी चलता है और शांत भी चलता है। अब सेफ्टी की बात करें तो PSU कैन लिटरली कैच फायर और एक्सप्लोड अंडर हैवी लोड बिकॉज ऑफ पुअर कंपोनेंट्स, बैड कैपेसिटर, नो सर्ज प्रोटेक्शन। तो अगर आप एक पुअर PSU लोगे, चीप PSU लोगे, तो वो लिटरली आग भी पकड़ सकता है या तो फिर फट सकता है हैवी लोड में, क्योंकि उसके अंदर जो है कैपेसिटर अच्छे नहीं होते हैं और सर्ज प्रोटेक्शन भी नहीं होती है। वहीं एक अच्छे PSU में आपको OVP, SCP, OPP ये सब टेक्नोलॉजी मिलती है, सेफ्टी प्रोटेक्शंस मिलते हैं। अब आप एक PSU कैसे चूज़ करोगे कि आपको कौन से कितने वॉट का PSU लेना चाहिए? तो आप जो है अपने CPU की TDP, GPU की TDP और जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उन सब की पावर कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए ऑनलाइन PSU कैलकुलेटर्स आते हैं, और उसके ऊपर जैसे आपका 300 वॉट का आपका पावर बन रहा है, ठीक है, टोटल वॉटेज आ रहा है, तो उससे 20 to 30% आप हेडरूम रखो फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए। जैसे आपका 300 वॉट का अगर आपका कैलकुलेट आ रहा है, टोटल वॉटेज आ रहा है, तो आप एक 500 वॉट्स का पावर सप्लाई खरीद सकते हो। अब क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अपने फ्यूचर के जो अपग्रेड्स है वो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, और जो है उससे आपका PSU अच्छी तरीके से चलेगा, उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने बहुत ही कम हेडरूम छोड़ा है तो PSU के ऊपर बहुत लोड पड़ सकता है और वो हीट अप ज़्यादा हो सकता है और उसकी लाइफ थोड़ी सी डिग्रेड हो सकती है। तो ये अच्छी एक प्रैक्टिस रहती है कि आप ऑब्वियसली कि अगर ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट्स थोड़ा हैवी वर्क के कारण, यानी अगर आप ओवरक्लॉकिंग वगैरह कर रहे हैं तो ज़्यादा पावर ले लेते हैं, तो वहाँ पर कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम आपने टाइट स्पेस नहीं रखना है, थोड़ा हेडरूम आप रख सकते हैं। अब चूज सर्टिफिकेशंस, तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम आप 80+ ब्रॉन्ज ले, फिर गोल्ड एक अच्छा बैलेंस है, प्लैटिनम है उसके बाद, जो कि बहुत अच्छे बजट के जो PC बिल्ड्स होते हैं
1 लाख 2 लाख 3 लाख, मतलब आपका बजट अगर बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो आप प्लैटिनम टाइटेनियम की तरफ जा सकते हैं। और इस आपके कनेक्टर्स आप चेक कर सकते हैं आपके PSU में कि आपके जो भी कंपोनेंट्स, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके पास कनेक्टर्स मिल जाते हैं कि नहीं उस पावर सप्लाई में जिसको आप बाई कर रहे हैं। जैसे GPU की पावर, कुछ GPUs को पावर लगती है 6 पिन 8 पिन, CPU का जो पावर कनेक्टर होता है, SATA का पावर कनेक्टर, मोलेक्स पावर कनेक्टर्स, ये सब जो है लगते हैं। जो नहीं मोलेक्स यानी जो पंखों को पावर देते हैं, जो आपके केस के फैंस होते हैं उनको पावर देते हैं। और ऑब्वियसली आप प्रोटेक्शन चेक करिएगा, OVP UVP OCP SCP OTP, तो ये प्रोटेक्शंस होंगी तो बेहतर रहेगा। वारंटी की बात करें तो एटलीस्ट 5 इयर्स की वारंटी आपको रखनी चाहिए अपने, मतलब 5 इयर्स वारंटी वाला PSU खरीदना चाहिए। कुछ अच्छे ब्रांड्स जैसे कि कॉर्सिया, कूलर मास्टर और एंटेक, इनसे आप खरीद सकते हो। सीसोनिक हो गया, ये सब जो है इनसे आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज़ स्टोरेज यानी जिसमें आप अपने डाटा स्टोर करोगे, अपने फोटोज़ वीडियोज़ फाइल्स जो भी आपके प्रोजेक्ट की होती हैं, आपकी इसमें विंडोज़ होगी। तो स्टोरेज के लिए मैं आज के ज़माने में रिकमेंड करता हूँ NVMe M.2 SSD। अब NVMe M.2 SSD रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आपको देखना होगा कि आपका मदरबोर्ड NVMe सपोर्ट करता है क्या। M.2 स्लॉट आपके मदरबोर्ड में होना चाहिए। और जो सारे जो M.2 स्लॉट्स हैं वो सेम नहीं होते हैं। नॉट ऑल M.2 स्लॉट्स आर द सेम, ठीक है। कुछ SATA M.2 होते हैं और जो दूसरी होते हैं वो PCI NVMe ड्राइव्स होती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप NVMe ड्राइव्स लेने की कोशिश करें। जो NVMe स्लॉट्स के साथ जो मदरबोर्ड आते हैं वो आप लेने की कोशिश करें। तो इसके लिए आप मदरबोर्ड की मैनुअल चेक कर सकते हो, ठीक है, कि आपकी मदरबोर्ड में M.2 स्लॉट है कि नहीं, NVMe M.2 स्लॉट। सो बेसिकली एक M की टाइप का नॉच होता है, आपको ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके का जो NVMe SSD का नॉच होता है। तो वो इस, और जो SATA SSD होती है वहाँ पे 2 ऐसे नॉच होते हैं, मैं पिक्चर भी डाल दूँगा, ठीक है। जो SATA SSD का कैसा नॉच होता है, M.2 NVMe का जो नॉच कैसा होता है, तो आप वो ध्यान रखिए कि आपकी दोनों चीज़ सपोर्ट करती हूँ। अब दूसरा होता है कि फॉर्म फैक्टर। तो M.2 का जो बेसिक फॉर्म फैक्टर है वो 2280 है, यानी 22 mm वाइड और 80 mm लॉन्ग, ठीक है। इससे छोटी छोटी भी M.2 SSDs आती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो साइज़ होता है वो 2280 होता है। और ये भी आपको देखना है कि आपका जो स्लॉट है वो फिज़िकली फिट कर सकता है कि नहीं, उस मतलब जो आपकी ड्राइव है वो स्लॉट में अच्छी तरीके से फिट होनी चाहिए। तो वो आप देखना कि साइज़ भी आपको देखना है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि जनरेशन PCI Gen 3, PCI Gen 4, PCI Gen 5, ये जनरेशन होती है। ये जनरेशन जो है इसकी हर एक जनरेशन की अपनी स्पीड है। जैसे Gen 3 की मैक्स स्पीड 4 GB पर सेकेंड है, Gen 4 की 8 GB पर सेकेंड है, Gen 5 की 16 GB पर सेकेंड की मैक्स स्पीड है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके मदरबोर्ड में जो M.2 स्लॉट है वो किस जनरेशन का है और आपकी जो SSD है वो किस जनरेशन की है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके मदरबोर्ड में Gen 3 का PCI Gen 3 का स्लॉट है और आपने Gen 5 की SSD ले ली जो कि लेटेस्ट है, तो वो जो स्पीड है 16 GB पर सेकेंड वो आपको नहीं मिलेगी, आपको मैक्स टू मैक्स 4 GB पर सेकेंड ही मिलेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि बैकवर्ड्स कंपैटिबल होती हैं SSDs। जैसे PCI 4 जनरेशन की जो SSD है वो बैकवर्ड्स कंपैटिबल होती है 3 जनरेशन की, लेकिन जो स्पीड है आपको 3 जनरेशन वाली ही मिलेगी। तो आपका जो CPU है और मदरबोर्ड दोनों ही PCI Gen 4 को सपोर्ट करना चाहिए अगर आपको Gen 4 की मैक्स टू मैक्स स्पीड चाहिए तो, ओके। अब कैपेसिटी की बात करें तो मैं तो देखो 1 TB रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, अगर आप एक गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप खाली OS डालने के लिए, विंडोज़ डालने के लिए अगर NVMe ड्राइव्स या फिर कुछ आपकी जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है सिर्फ वही स्टोर करना चाहते हो और अगर आपका बजट कम है तो आप 250 GB की तो NVMe SSD ले सकते हैं। तो ये हो गई साइज़ की बात। अब एंड्योरेंस यानी TBW रेटिंग, TBW क्या होता है बेसिकली, टेराबाइट्स रिटर्न होता है। एक मैन्युफैक्चर की रेटिंग होती है कि कितना डाटा राइट किया जा सकता है उस ड्राइव के ऊपर जब तक उसकी ज़िंदगी है। जैसे कि एग्जांपल अगर 1 TB ड्राइव की 600 TBW की रेटिंग है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर 600 TB का डाटा आप स्टोर कर सकते हो, मतलब राइट कर सकते हो। तो एक नॉर्मल यूज़र के लिए जो है स्टैंडर्ड TBW रेटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे अगर 150 है
तो भी आपका काम चल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूज़र हो। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल यूज़र हो, यानी आपका डेली 4K वीडियो एडिटिंग की आप जो फाइल्स है कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको TBW ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि आपकी जो ड्राइव की लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब चौथी चीज़ हो गया कंट्रोलर एंड कैशे मेमोरी। तो दो तरीके की SSDs मार्केट में आती है, एक DRAM वाली होती है और एक विदाउट DRAM वाली SSD होती है, जिसे हम DRAM लेस SSD भी बोलते हैं। वो क्या करती है, जो DRAM वाली होती है उसके अंदर एक डेडिकेटेड DRAM कैश लगा हुआ होता है, बिल्कुल वो रैम की तरह होता है, जैसे एक डेडिकेटेड DRAM कैश उसमें होता है जो हाई परफॉर्मेंस SSD होती है। लेकिन जो लो बजट SSDs होती है उसमें DRAM कैश नहीं होता है, उसकी जगह वो लोग HMB यूज़ करते हैं, यानी होस्ट मेमोरी बफर, जो कि खुद की तो क्योंकि उसकी रैम नहीं है तो आपकी जो सिस्टम की रैम है उससे थोड़ा सा उधार वो ले लेता है रैम, और ऐसा वो काम करता है। तो आपके लिए बेहतर, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप DRAM वाली SSD ले, बेहतर रहेगा। नहीं तो HMB भी आप ले सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा प्रोफेशनल काम नहीं है, ज़्यादा आप कॉपी पेस्टिंग या फिर रीड एंड राइट का आपका काम नहीं है, तो आप HMB वाली SSD भी ले सकते हैं। और वहीं पे अगर आप का हैवी लोड है तो आप DRAM वाली SSD ही ले तो बेहतर रहेगा। अब कुछ अच्छे ब्रांड्स जैसे कि सैमसंग की ले सकते हैं, वेस्टर्न डिजिटल की, क्रूशियल की, ठीक है, ये टॉप के ब्रांड्स हैं, तो आप इनकी SSD ले सकते हैं। अब दूसरी होता है, आपको देखना होता है कि NAND फ्लैश मेमोरी होती हैं, TLC और QLC। तो बेसिकली मैं प्रेफर करूँगा कि आप TLC वाली SSD ही ले, ज़्यादा बेहतर रहती हैं। तीसरा हमारा कंपोनेंट मदरबोर्ड है, जो मैंने रखा है अपनी लिस्ट में। ये जो लिस्ट है ये प्रायोरिटी बेसिस के हिसाब से है कि फ़र्स्ट आपको किसके ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए अपनी। फर्स्ट मैं आपको बोलूँगा कि PSU में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। फिर PSU में आपने प्रायोरिटी दे दी, अच्छा एक PSU ले लिया, उसके बाद आपको एक अच्छा स्टोरेज लेना है, SSD लेना है। आज के ज़माने में तो हार्ड ड्राइव मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक हार्ड ड्राइव के साथ जाएँ। और तीसरा जो मेरा प्रायोरिटी रहेगा वो होगा मदरबोर्ड। सो मदरबोर्ड आप देख सकते हो बहुत सारे तरीके के आते हैं, बजट से लेके हाई एंड मदरबोर्ड्स तक के आते हैं। वो हर कंपोनेंट में वैसा ही है, PSU में भी बजट से लेके हाई एंड तक की चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन मेन प्रायोरिटी यही रहती है कि आप इन जो टॉप 3 टॉप 4 कंपोनेंट्स है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कंजूसी ना करें। यानी आपका बजट है तो आप बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इन पार्ट्स में लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हमने PSU को देख लिया, हमने स्टोरेज को देख लिया, यानी NVMe SSDs, एंड देन हमारा थर्ड नंबर पे आएगा मदरबोर्ड, ठीक है। तो मदरबोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देख सकते हो नाम में ही मदर है, माँ है। सो ये इसके ऊपर ही आपके जो सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो अगर यही ठीक नहीं होगा, इसका VRM सेक्शन, इसका पावर डिलीवरी ही सही नहीं होगा, तो आपका कंपोनेंट खतरे में रहेगा। तो अब हम मदरबोर्ड लेने के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहे हो, ओके। जैसे आप इंटेल के साथ जा रहे हो या फिर आप AMD के साथ जा रहे हो, क्योंकि दोनों के स्लॉट अलग होते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक AM4 सॉकेट है यहाँ पे इन मदरबोर्ड्स में। आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये एक AM4 सॉकेट आप देख सकते हो। तो जो ये AM4 सॉकेट है इसके अंदर इंटेल का जो प्रोसेसर है वो नहीं फिट होगा। वहीं उल्टा वाइस वर्सा, अगर एक इंटेल का सॉकेट है तो वहाँ आपका AMD का प्रोसेसर नहीं जाएगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप देख लें। अब मदरबोर्ड की भी साइज़ होती है, जैसे ATX हो गया, माइक्रो ATX, मिनी ITX, ठीक है। ATX एक स्टैंडर्ड नॉर्मल साइज़ जैसे ये देख सकते हो, और माइक्रो ATX से थोड़ा छोटा होता है, और मिनी ITX बिल्कुल ही छोटा होता है, जो कि स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स के PC में यूज़ होता है। तो ये हो गई बात। अब इसमें भी चिपसेट्स होते हैं, जैसे H सीरीज़ हो गया, B सीरीज़ हो गया, Z सीरीज़ हो गया। तो H सीरीज़ जो है बजट मदरबोर्ड्स के लिए होता है चिपसेट। उसके बाद B सीरीज़ जो है मीडियम बजट के लिए, अगर आपका ठीक ठाक बजट है तो आप B सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, B सीरीज़ का मदरबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। और आपका बजट एकदम हाई एंड है तो आप Z सीरीज़ के साथ जा सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स की बात हम करते हैं। दे बाइंग अ मदरबोर्ड सपोज अ CPU फिजिकली बट नीड्स अ बायोस अपडेट दैट यू कैंट अप्लाई विदाउट एन ओल्डर CPU। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है कि आप एक मदरबोर्ड ले रहे हैं जो कि फिजिकली जो आपके पास CPU इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उस मदरबोर्ड को बायोस अपडेट चाहिए
वो CPU को चलाने के लिए, और वो बायोस अपडेट अप्लाई नहीं हो सकता जब आप एक ओल्डर जनरेशन के CPU के साथ ना हो, तब तक कि वो अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा वो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास वो प्रोसेसर है नहीं, आपको फिर ओल्डर जनरेशन के पास, तो आपका बायोस अपडेट होगा नहीं और फिर वहाँ पे दिक्कत का कारण हो सकता है। इग्नोरिंग VRM क्वालिटी एंड चीपर बोर्ड्स वाइल पावर पेयरिंग विद अ बीफी CPU। अगर आप एक K सीरीज़ का, यानी जो बेसिकली जो ओवर क्लॉकेबल CPUs हैं, ठीक है, K सीरीज़ के जो प्रोसेसर होते हैं, ओवर क्लॉकिंग यानी बेसिकली आप जो है एक्स्ट्रा पावर आप उसकी यूज़ करना चाहते हो, उसकी लिमिट से आप थोड़ा और उसको ज़्यादा भगाना चाहते हो अगर अपने प्रोसेसर को, तो उसको ओवर क्लॉकिंग कहा जाता है। तो अगर ऐसी चीज़ों में आपको VRM क्वालिटी देखनी होती है, क्योंकि लोड पड़ता है मदरबोर्ड के ऊपर और लोड के कारण जो है चीज़ें फट सकती है, जल सकती है, फूक सकती है। तो आप मेक श्योर करें कि आप या तो B सीरीज़ या तो Z सीरीज़ का ही मदरबोर्ड लें और कुछ अच्छे ब्रांड का ही मदरबोर्ड लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे कि आसूस हो गया, MSI हो गया, गीगाबाइट हो गया। तो और बेसिकली एक टिप यहाँ पे दी गई है कि चूज़ अ केस फर्स्ट। बेसिकली आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो केस आप चूज़ कर रहे हो उसमें वो फिट आएगा कि नहीं आएगा, जो CPU आप उसमें लगाने वाले हो। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है कि भाई केस जो मैं ले रहा हूँ उसमें ये मदरबोर्ड फिट होगा क्या। मालूम पड़ा आपने ATX मदरबोर्ड ले लिया, लेकिन आपका जो केस है वो एकदम छोटू सा है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और एक ATX केस अगर आप लिए तो आप बेहतर में रहोगे, क्योंकि एक ATX केस जो होता है, यानी जो सबसे बड़ा वाला केस होता है, उसके अंदर आपके माइक्रो ATX, मिनी ITX जितने भी मदरबोर्ड होते हैं वो सारे फिट हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो मैं तो रेकमेंड आपको यही करूँगा कि आप एक ATX केस लो, तो आपके सारे जो भी मदरबोर्ड है उसमें फिट हो जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी चीज़ में छोटे आप फिट कर सकते हो, लेकिन अगर एक छोटी चीज़ है तो उसमें आप एक बड़ा मदरबोर्ड कैसे ही फिट कर लोगे। अब यहाँ पे व्हाट टू लुक फॉर, यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सॉकेट टाइप जो मैंने आपको बताया कि अगर एक AMD का सॉकेट है तो वो इंटेल में फिट नहीं होगा। चिपसेट आपको देखना है, फॉर्म फैक्टर देखना है। और यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि रैम की टाइप जो है, आजकल जो मदरबोर्ड है, जैसे कि अगर आपके मदरबोर्ड में DDR4 रैम या लगती है, ठीक है, तो आप उसके लिए DDR4 रैम ही खरीदोगे। और ये देखिए DDR4 और DDR5 की बात बहुत होती है। DDR5 रैम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो जो DDR5 ऑब्वियसली फास्ट है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन DDR5 रैम का जो मदरबोर्ड है वो अलग आता है और DDR4 रैम का जो मदरबोर्ड है वो अलग आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बात, कि आपने सपोज़ कर लो कि आपने एक DDR4 का मदरबोर्ड ले लिया और उसके आपके पास DDR5 रैम है, या तो फिर आपने एक DDR5 का मदरबोर्ड ले लिया, आपके पास DDR4 रैम है, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्लॉट अलग अलग होते हैं और आपका जो है वो फिट नहीं होगा रैम, तो वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे कंपोनेंट्स को रिसर्च अच्छे से करें और देखें कि आपका फिट हो रहा है कि नहीं पूरा सब चीज़ों में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप रिसर्च करें अच्छी तरीके से। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो ATX साइज़ आप देख सकते हो सबसे लार्जेस्ट साइज़ होती है। तो उसके बाद माइक्रो ATX आता है, MATX जो आप जिससे डिफाइन करते हैं उसको माइक्रो ATX, और फिर मिनी ITX जो है MITX होता है। अब चिपसेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने महंगे मदरबोर्ड होंगे उसका उतना ही बेहतर चिपसेट होगा। जैसे जो Z सीरीज़ का मदरबोर्ड है वो हाई एंड रहता है, तो उसकी जो चिपसेट्स है वो भी बहुत अच्छी होगी। जो B सीरीज़ का होता है वो मिड रेंज होता है, तो उसकी चिपसेट भी उस हिसाब से होगी, और H सीरीज़ के चिपसेट भी उसी हिसाब से होंगे। तो एक बिगिनर के लिए B सीरीज़ मैं रिकमेंड ज़रूर से करूँगा, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में, अगर अभी आपके पास i3 या फिर i5 का प्रोसेसर है और आप फ्यूचर में चाहते हो कि मैं i7 या i9 पे अपग्रेड करूँ, तो आप B सीरीज़ ज़रूर से लें, मिड रेंज के लिए बेहतर रहेंगी। क्योंकि H सीरीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा उसके लिए लोड पड़ेगा अगर आप i7 और i9 जैसे हाई एंड प्रोसेसर लगाते हैं। तो फ्यूचर के को मद्देनज़र रखते हुए हमें B सीरीज़ के ये चिपसेट वाले मदरबोर्ड लेने चाहिए। B सीरीज़ में B760, B650M, ठीक है, ये जो है कुछ मदरबोर्ड्स आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए, जैसे ये जो है B550 है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ B550 B सीरीज़ मदरबोर्ड। तो यहाँ पे ये आप इसमें जो है तो हाई क्वालिटी के भी प्रोसेसर्स लगा सकते हो। सो बेसिकली आपके अपग्रेड के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो और अच्छा रहता है, किसी पे भी ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है। तो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि आप B सीरीज़ का तो लो ही। हालांकि अगर आपका बजट एकदम ही लो पर है, बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप H सीरीज़ के भी ले सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आप एक अच्छी ब्रांड का मदरबोर्ड लो। वाईफाई एंड ब्लूटूथ भी कुछ महंगे मदरबोर्ड्स में आ जाते हैं, लेकिन आप उसके लिए एक अलग से USB डोंगल वगैरह खरीद सकते हो। USB का आता है छोटा सा, तो भी आपका जो है वाईफाई ब्लूटूथ दोनों ही काम करने लगेंगे, तो उतना कोई बड़ा इशू है नहीं, लोकल आपको शॉप्स में मिल जाएंगे।
लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए होगी तो आपको अच्छा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, जो कि ये बजट, जिनके पास बजट थोड़ा लिमिटेड है उनके लिए ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कौन से कंपोनेंट्स को आप प्रायोरिटी दोगे तो आपको क्या होगा कि आपको अच्छा रहेगा। तो बेसिकली वही मेरा जो है मोटिव है कि आपका जो पैसा है सही कंपोनेंट्स पे जाए। अब हमारा फोर्थ इन द लिस्ट है थर्मल पेस्ट। आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई, ये थर्मल पेस्ट फोर्थ कंपोनेंट कैसा हो सकता है। आपने CPU तो आपकी CPU आपने बताया नहीं, आपने GPU बताया नहीं, आपने रैम बताई नहीं, ठीक है, बहुत सारे आपने बताया नहीं। तो बेसिकली ये वही थोड़ी हटके जो है वीडियो है, ये उन वैसी वीडियो नहीं है जो कि नॉर्मल लोग बताते हैं। मैं उन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं या तो फिर लाइटली लेते हैं। थर्मल पेस्ट जैसी चीज़ें लोग क्या करते हैं बेसिकली कि मार्केट से गए 100-150 वाला थर्मल पेस्ट उठा ले आए, ठीक है, या तो फिर जो कूलर के साथ उनके मिलता है, कूलर के साथ जो थर्मल पेस्ट मिलता है वो आप उठा ले आए। तो ऐसा ना करें, स्पेशली अगर आप एक अच्छा प्रोसेसर लगा रहे हैं, i5 का प्रोसेसर, 5th i5 का प्रोसेसर अगर आप लगा रहे हैं, जिसकी TDP ज़्यादा है, जिसकी हीटिंग ज़्यादा है, तो आप एक अच्छा थर्मल पेस्ट ज़रूर से लें। थर्मल पेस्ट में आप आर्टिक MX4 वगैरह ले सकते हो, अच्छा होता है। नॉक्चुआ का भी अच्छा होता है। थर्मल ग्रिजनी क्लाउड 600-700 रुपये का आता है, लेकिन आप अच्छा थर्मल पेस्ट लें। थर्मल पेस्ट में भी जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थर्मल पेस्ट क्या करता है कि आपकी जो CPU है उससे हीट को अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र करता है। किस पे आपके कूलर पे, ठीक है, आपकी हीट सिंक आपके कूलर पे अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र करता है। हाईली हीट कंडक्टिव मटेरियल होता है, एक तरीके का ग्रीज होता है। तो जो CPU पे आपके जो माइक्रोस्कोपिक एयर गैप्स होते हैं उसको फिल करता है और जो हीट को ट्रांसफ़र कर देता है आपके कूलर पे। तो बिगिनर्स के लिए हम बात करेंगे कि नॉन कंडक्टिव थर्मल पेस्ट लीजिए। ऐसे थर्मल पेस्ट लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करते हो। तो अगर आपके फैल भी जाते हैं बोर्ड पे, अगर थर्मल पेस्ट आपका फैल भी जाता है तो नॉन कंडक्टिव आपको थर्मल पेस्ट लेना है। अगर वो फैल भी जाता है आपके मदरबोर्ड पे लगाते समय तो शॉर्ट सर्किट ना हो, सेफेस्ट चॉइस होती है। सो ये चीज़ है। थर्मल कंडक्टिविटी आप देख सकते हो कि कैसी उसकी जो हीट ट्रांसफरिंग एबिलिटी है, एबिलिटी टू ट्रांसफ़र हीट वो कितनी अच्छी है, जो कि वाट्स पर मीटर केल्विन में मेजर की जाती है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेहतर है। और विस्कोसिटी आप देख सकते हो, कुछ पेस्ट बहुत थिक हो सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड टू स्प्रेड, बहुत मुश्किल से आप उसको स्प्रेड कर पाओगे। और दूसरे जो है काफ़ी थिन होते हैं तो आप आसानी से उसको स्प्रेड कर पाओगे अपने CPU पे। तो ऐसे पेस्ट देखें जो कि आसानी से आप अप्लाई कर सको। MX4 वगैरह ले सकते हो आप उस तरीके से। चलिए अब टूल्स की बात करें। टूल्स में यहाँ पर बेसिकली अगर आप बैठोगे तो आपको कुछ टूल्स चाहिए होंगे। हाँ, तो टूल्स आपको ज़्यादा लगते नहीं हैं। स्क्रू ड्राइवर का आपको बेसिक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर सेट आपको चाहिए होगा, इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी टूल्स ज़रूरी होते हैं। और ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको क्लीनर लुक चाहिए, केबल मैनेजमेंट आपको करनी है, तो जिप टाइज आपके पास होनी चाहिए। इससे क्या हो सकता है, आप अपने तारों को जो है बांध के अपने पीछे रख सकते हो, केस के पीछे आप ढक सकते हो, ताकि एक अच्छा क्लीन लुक आपके PC में आए। और फिर एक एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड होता है, ये भी ज़रूरी होता है, ताकि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर होती है वो आपको कंपोनेंट्स को शॉर्ट ना करें। तो वैसे तो यहाँ पर ये मैंने कभी यूज़ किया नहीं है पर्सनली, बट फिर भी रेकमेंड किया जाता है, तो इसलिए मैं भी रेकमेंड आपको करूँगा। क्योंकि भाई आपका महंगा PC है भाई, आप उसके साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना करें, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता ये, तो मैं रेकमेंड तो करूँगा कि अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो एक एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड ले सकते हो। अब हमने थर्मल पेस्ट की बात करी तो CPU कूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए CPU ठंडा रहेगा, आपका दिमाग ठंडा रहेगा तो अच्छे से चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो CPU की ठंडाई पे आपको बहुत अच्छी काम करनी होती है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं यार, स्टॉक कूलर ही चलाते हैं। तो अगर आपके पास एक हाई एंड CPU है, i7 और स्पेशली K सीरीज़, जिसकी TDP बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो अच्छा CPU कूलर लेना चाहिए। मैं आपको एकदम हाई फाई लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि AIO। अगर आपका बजट है तो आप ऑब्वियसली वो भी ले सकते हो, लेकिन एक बेसिक एयर कूलर तो आपको लेना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर इसके अंदर भी आपको फिटनेस देखनी होगी कि आपका CPU सॉकेट फिट हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर लिखा होता है जो भी आप CPU लोगे, आपका केस में वो फिट होगा कि नहीं, हाइट वगैरह, रैम क्लियरेंस, रैम के लिए जगह बचेगी कि नहीं, ठीक है, ऐसा ना हो कि रैम में ही वो घुस रहा है CPU। तो ये चीज़ होती है। तो CPU का सॉकेट टाइप, जैसे इंटेल का LG 1700, LG 1200, AMD का AM5, AM4, ये सब आपको देखना है, ठीक है, कि दोनों कौन से सॉकेट टाइप सपोर्ट कर रहा है। इंश्योर द कूलर्स प्रोडक्ट स्पेसिफिकली लिस्ट योर CPU सॉकेट एज सपोर्टेड। मॉडर्न कूलर्स टिपिकली कम विथ माउंटिंग हार्डवेयर फॉर मल्टीपल कॉमन सॉकेट्स।
जिस CPU का जो प्रोडक्ट पेज होता है, जो CPU कूलर का प्रोडक्ट पेज होता है, उसमें मेक श्योर करें कि आपका जो सॉकेट है, ठीक है, ये भी आपको मैनुअल में मिल जाएगा कि आपका जो CPU का सॉकेट टाइप है वो कूलर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी जो है आप वो कूलर परचेज करें। जैसे कि अगर आपका LG 1700 सॉकेट टाइप है, ये सॉकेट टाइप बेसिकली इंटेल की 12th 13 14th जनरेशन जो है, जो 12th जनरेशन है, 13th जनरेशन, 14th जनरेशन है, उनके लिए ये जो LG 1700 का जो सॉकेट है वो CPU सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास इंटेल का 12th 13 या 14th जनरेशन की प्रोसेसर है तो आप ये मतलब CPU कूलर ले सकते हैं ऐसा, अगर आपका CPU सॉकेट सपोर्ट करेगा। बेसिकली केस क्लियरेंस की बात करें तो मैक्सिमम CPU कूलर हाइट लिस्टेड इन योर PC केस स्पेसिफिकेशन, PC केस में बताया होता है कि कितने हाइट का कूलर आपका सपोर्ट करेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। दैट कूलर्स टोटल हाइट मस्ट बी लेस देन दिस मैक्सिमम क्लियरेंस। लास्ट टावर एयर कूलर आर द मोस्ट कॉमन इशू हियर। फॉर लिक्विड AIOs चेक योर केस स्पेक्स फॉर वेयर यू कैन माउंट द रेडिएटर। देखिए लिक्विड कूलर में ये रेडिएटर आता है, तो इसके लिए आपको झंझट होती है। इसकी तो खैर उतनी झंझट नहीं होती, लेकिन इसमें जो है जैसे ये बड़ा जो नॉक्चुआ का शायद ये कूलर है, तो इसके लिए बहुत वो होता है दिक्कत, क्योंकि भाई आपको रैम की दिक्कत आ सकती है इसको फिट करने में। अगर आपका केस छोटा है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतें ना आए उसके लिए आप चेक करके लें कि आपका सॉकेट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। इसकी जो लेंथ और विड्थ है आप देख सकते हो, जो स्पेसिफिकेशंस पेज होता है प्रोडक्ट का, उसमें आप लेंथ और विड्थ जो है अच्छे से देख सकते हो, तो वहाँ से आप जो है लगा सकते हो अंदाज़ा। और कम जितनी आपकी जो यहाँ पे लिखा गया है ना एक्चुअली कि जो मैक्सिमम क्लियरेंस जो आपकी इसकी है उससे कम होना चाहिए टोटल हाइट, ठीक है, हाइट और विड्थ, तो वो आप चीज़ जो है ध्यान में रखिए। और बेसिकली रैम क्लियरेंस स्पेशली फॉर एयर कूलर्स, इफ यू चूज अ लार्ज एयर कूलर यू नीड टू वरी अबाउट द कूलर फैन हैंगिंग ओवर द रैम स्लॉट। इफ योर रैम स्टिक्स हैव टॉल हीट सिंक्स ऑफन ड्यू टू RGB लाइटिंग। देखो RGB वाली जो रैम होती है वो थोड़ी ऊंची होती है, उसकी जो हीट सिंक्स है, तो वो इंटरफेरेंस ना करे कूलर के साथ, वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो फिर कूलर के पंखे के साथ इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें भी नॉक्चुआ का हो गया, कूलर मास्टर के हो गए। बेसिकली अगर आपका बजट कम है तो कोई भी अंडर 1000 to 1500 जो कूलर्स आते हैं आप ले सकते हैं। और यू नीड टू मैच द कूलर्स कैपेबिलिटी टू द हीट योर CPU जनरेट। दिस इज जनरली मेजर्ड यूजिंग अ TDP, a wattage number that indicates the maximum heat the CPU is expected to generate. Find your CPU to be। तो बेसिकली क्या है कि जो TDP होती है वो जो पावर होती है, ठीक है, तो अगर आपका हाई पावरफुल जैसे i3 है, सॉरी i7 है, i9 है, जो है हाई परफॉर्मेंस की जो प्रोसेसर होते हैं वो ज़्यादा हीट करते हैं, तो आपका जो कूलर है वो कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए कि उसको ठंडा रख सके, ठीक है। आपके कूलर के अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। सो बेसिकली कूलर में भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप एक ऑल इन वन कूलर ले सकते हो, जैसे कि ये थोड़े दिखने में भी देखिए इस तरीके के अच्छे लगते हैं और कूलिंग भी अच्छी देते हैं। इनके अंदर लिक्विड भरा जाता है इसलिए इनको लिक्विड कूलर कहा जाता है। और इनका जो रेडिएटर है यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऊपर फिट किया जाता है। तो अच्छी कंपनी का, अच्छी रेटिंग का, अच्छी जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे लो एंड बेसिक काम के लिए तो स्टॉक कूलर ही मोर देन इनफ होता है। मोर देन इनफ नहीं होता, इनफ होता है ऑब्वियसली। और अगर आपका मिड रेंज है जैसे i5 है, Ryzen 5 है, तो आफ्टर मार्केट एयर कूलर अच्छा रहता है परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अगर आप एक हाई एंड बिल्ड बना रहे हैं जिसमें आप i9 यानी आज की भाषा में अल्ट्रा कोर 9 जो है वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास बजट भी अच्छा है। और अगर आपके पास बजट अच्छा है तो फिर आप कूलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। आप AIO क्यों नहीं ले रहे हो, सो वही बात हो गई है। बाकी मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप एक एयर कूलर तो कम से कम ले ही, अगर आपका i5 वगैरह है। और अगर ओवर क्लॉकिंग आप करते हैं यानी एक्सट्रीम यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो AIO मस्ट हो जाता है, मस्ट। आई थिंक ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं इस वीडियो को फिनिश करना चाहूँगा, एंड करना चाहूँगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है मेरे ख्याल से वीडियो। मैंने भी चेक किया तो इसको मैं पार्ट्स में डालने की कोशिश करूँगा अगर मुझे लगा तो अभी के लिए इतना ही। ये पार्ट के लिए उम्मीद करता हूँ आपको नॉलेजेबल लगा होगा। थोड़ा डिटेल में है गाइस, क्योंकि भाई डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता था मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें, तो बेयर विथ मी। और हाँ, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स कुछ इतनी खास मतलब है प्रेजेंटेशन स्किल्स, बट मैंने फटाफट जो है बेसिकली बना लिया था इसको एज अ स्क्रिप्ट, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी मिली होगी और आपको हेल्प हुई होगी। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से अगर आपको मतलब अच्छी वीडियोज़ चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ जो PC बिल्डिंग करना चाहते हैं और कन्फ्यूज़ है कि भाई क्या लूँ, पहले कौन सा कंपोनेंट लिया जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। एन्जॉय योर लाइफ।
enjoy PC building. Thank you.